हाँ, ज्यादा रिमार्क्स के मार्क्स। मतलब अगर 15 नंबर का सवाल है ना, तो 6 नंबर फार्मूलाज से जो आंसर आएगा उसके होंगे, और बाकी जो 9 नंबर होंगे वो रिमार्क्स। लेकिन रिमार्क्स हम ना कंसाइज फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब हम ज्यादा अंग्रेजी नहीं लिखेंगे जो सॉल्यूशंस में लिखी होती है। हम एक कंप्रीहेंसिव टाइप सेंटेंस मेकिंग करेंगे कि जो भी लिखेगा तो उसका मतलब वो एग्जामिनर को बस समझ लग जाए। बस सेंटेंस मेकिंग हमारी वैसे वो ठीक हो नहीं सकती, जब 12 साल नहीं हुई तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब वो जो अंग्रेजी का सेंटेंस पूरा वो मैं कैसे, मैं तो आपको बता ही सकता हूँ ना ये लिखना है, वो फिर आप लिखोगे कैसे? और जैसे मैंने एक स्टूडेंट से वो एक्सपेंस के नाम पूछ रहा था, तो मैंने कहा मुझे बोर्ड पे लिख के दो, तो उन्होंने रेंट कुछ ऐसे लिखा। मैंने कहा ये कौन सा रेंट है? अब ऐसे बच्चे को मैं कैसे, ये चीजें तो आप लोगों की मतलब ये चीजें तो अब अकाउंटिंग में नहीं पढ़ाई जा सकती। और सीए के अंदर ना, सीए वैसे बदनाम है, सीए के पीछे अंग्रेजी का मसला है, स्टेटमेंट पढ़ना ही हमें नहीं आती। तो वो जो इंप्रूव होना है ना, या तो वो बिल्ट इन है कि आपने पहले अंग्रेजी थोड़ी अच्छी पढ़ी है या अच्छे स्कूल से एजुकेशन हासिल की है, या फिर दूसरा हल उसका है प्रैक्टिस। ये चीज प्रैक्टिस के बगैर ओवरकम नहीं हो सकती। जिसकी इंग्लिश ठीक है वो एवरेज भी पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, लेकिन जिस बच्चे की इंग्लिश पढ़ के को मतलब कुछ और निकालता है बंदा, तो उसके लिए थोड़ा सा इशू होगा। कि जैसे वो अक्सर ना वो एग्जांपल देते हैं कि किसी ड्रामे में भी शायद आया है, तो वो कहता है जी वो अंग्रेजी में अंग्रेजी बनाया कि वो मेरी नवासी है, वो कहता शी इज माई 89। आप 89 भी नवासी होता है। तो इस तरह की अंग्रेजी जब हमें आती होती है ना, तो ये परेशानी वाली बात है। अच्छा जी, हम डायरेक्ट चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे। हाँ जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अगर वो पेपर में डायरेक्ट कह देता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फाइंड करें, तो हम चंद रेशियोज के फार्मूले लिख देंगे। बट अगर वो खुद नाम लिख कर गए कि ये रेशियो फाइंड करें, तो फिर स्पेसिफिक रेशियो फाइंड करें। अगर वो कहेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सिर्फ, तो हम कुछ फार्मूलाज हैं वो लिख लेंगे। बट वो कभी कभी आपको कह देता है, स्पेसिफिक नाम लेकर कह देता है। जैसे हम पहले वो टाइप्स के हिसाब से देख लेते हैं। एक टाइप इसकी है सेल प्रॉफिट रेशियो की। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की सेल के साथ रेशियो। ये आती है 3 टाइप की रेशियो। एक आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट, जो कि पैट के तौर पर माना जाता है। पैट स्टैंड फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपका आंसर आ जाता है 20%। इसका मतलब क्या है कि हर 100 रुपए की सेल करने पर आप लोगों को 20 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। ये आपका कंपेटिटर है या आप खुद है या आपका पिछला साल है, किसका बेस्ट होगा? हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट? जो हर 100 रुपए के ऊपर जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो उतना हायर बेस्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि कंपनी या बिजनेस 20 रुपए प्रॉफिट कमाता है हर 100 रुपए की सेल में। लिखना है तो लिख लें, बिजनेस अर्न नेट प्रॉफिट ₹20 for each sale of ₹100। हर 100 रुपए की सेल के ऊपर वो 20 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। एनपी रेशियो, ये किसकी रेशियो है? सेल प्रॉफिट रेशियो में से। दूसरी रेशियो है जीपी रेशियो।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का फर्क का पता है सबको? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, और जो नेट प्रॉफिट होता है फिर वो अदर एक्सपेंस माइनस हो जाता है, फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो जाती है, अदर इनकम ऐड हो जाती है। तो ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इसका आंसर आपका 27% आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? पहला, हर 100 रुपए की सेल में 27 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। पिछले में नेट प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट अर्न। गॉट इट? लिखने की जरूरत तो अब नहीं है इस लाइन को, तो सिंपल लिखेंगे कंपनी या बिजनेस अर्न ग्रॉस प्रॉफिट ₹27 फॉर एवरी सेल ऑफ ₹100। ये हायर बेस्ट होगा या लोअर बेस्ट होगा? हाँ जी, कभी कभी ये ना लोअर भी बेस्ट हो जाता है, वो मैं सिचुएशन बताऊंगा। कभी कभी ये लोअर हो भी तो भी बेस्ट कहा लिखा नहीं जाता, लेकिन बेस्ट हो जाता है। वो कैसे होता है वो जब हम डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे तब। उसके बाद है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो फार्मूला क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज दैट ये 22% आता है या 24% आता है, तो इसका मतलब क्या होगा? हर 100 रुपए की सेल में कंपनी 24 रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती है। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आता है? फ्रॉम ऑपरेशन, लफ्ज कितना क्या आता है? फ्रॉम कंपनी अर्न ₹24 फॉर एवरी सेल ऑफ ₹100 फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस कैसे है? ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस माइनस कर दो, बट बिफोर फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर इनकम। पता है ये सबको? नहीं पता तो शर्माया ना करो, बंदा पीआरसी भूल जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आता है? जब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं हम, उसमें से अदर एक्सपेंस माइनस करते हैं, फिर आता है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसमें से फाइनेंस कॉस्ट और इनकम एडजस्ट करते हैं, तो तब आता है नेट। ठीक होगी बात? तो वो आपसे गेम कर सकता है, नेट प्रॉफिट दे देगा, फाइनेंस कॉस्ट दे देगा और अदर इनकम दे देगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फिर फाइंड करेंगे? अदर इनकम माइनस कर देंगे और फाइनेंस कॉस्ट, जब रिवर्स जाना है तो फिर जो प्लस होता है वो माइनस कर देते हैं, जो माइनस होता है वो प्लस। चलो जनाब, सेल प्रॉफिट रेशियो ये 3 है। अगर वो इसका किसी का नाम लेगा तो सिर्फ उस नाम की रेशियो फाइंड करेंगे। अगर वो कहेगा सेल प्रॉफिट रेशियो बताएं, तीनों बताएंगे। अगर वो कहता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताएं तो फिर 2 बताएंगे, एनपी रेशियो, जीपी रेशियो। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बताएंगे। अगर वो नाम लेकर पूछेगा तो जिसका नाम लेगा वो बताएंगे। अगर वो मेन हेडिंग लेगा तो तीनों बताएंगे। अगर वो कहेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताएं तो फिर तीनों की जरूरत नहीं है, फिर जीपी रेशियो और एनपी रेशियो। आगे चले, नेक्स्ट है इसका मेन प्रॉफिटेबिलिटी है। हमने प्रॉफिटेबिलिटी का पहला फेज पूरा कर दिया, अब प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा फेज, कॉस्ट स्लैश सेल्स रेशियोज। तो पहले आएगा कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो, कॉस्ट स्लैश सेल्स रेशियो। क्या फार्मूला आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर एडमिन एक्सपेंस रेशियो, एडमिन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सेलिंग एक्सपेंस रेशियो,
सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। पिछली तीनों रेशियोज को देख लो और ये तीन देख लो तो आपने एक चीज देखी होगी कि सब के नीचे सेल्स डिवाइड हुआ है। तो याद रखें एसओपीएल के किसी भी एलिमेंट की रेशियो फाइंड करनी हो तो सेल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो खुद ना कह दे। अगर वो कहे मुझे जीपी और कॉस्ट की रेशियो चाहिए, फिर पता क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। अगर वो कहे मुझे मार्कअप चाहिए, तो मार्कअप तो होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। जब वो खुद से रेशियो का नाम लिख दे, नाम कैसे लिखेगा, वो कहेगा कि मुझे आपका ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। जब नाम लिख दे तो वो, अदरवाइज साइलेंट है तो एसओपीएल के किसी भी एलिमेंट की रेशियो फाइंड करनी है ना, तो उसको सेल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दे। और अगर इसका आंसर सपोज दैट 80% है, इसका आंसर सपोज दैट 8% है, इसका आंसर सपोज दैट 2% है, तो इनके मतलब क्या है? अगर आप 100 रुपए की सेल करते हो तो उसमें 80 कॉस्ट ऑफ सेल, 8 रुपए एडमिन एक्सपेंस है, 2 रुपए सेलिंग एक्सपेंस है। हर 100 रुपए की सेल के अंदर ये हर 100 सेल के पीछे ये खर्चे आपको आया करेंगे। लोअर इज बेस्ट या हायर इज बेस्ट? लोअर इज बेस्ट, क्योंकि खर्चे हैं तो खर्चे ज्यादा बेस्ट नहीं होते, तो ये सारे ही लोअर बेस्ट हो। ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का दूसरा काम कंप्लीट हो। तीसरे नंबर पर आज एसेट टर्नओवर रेशियो। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ही गलती करते हैं, या इसका दूसरा नाम है सेल्स कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये किसके बराबर है? टर्नओवर किसे कहते हैं? सेल्स को या प्रॉफिट को? टर्नओवर सेल्स को, तो सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इसका आंसर आपके पास 17% आता है तो इसका मतलब क्या होगा? हर 100 रुपया बिजनेस में लगाने से 17 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। सेल्स रेवेन्यू को कहते हैं ना, ये प्रॉफिट नहीं है। हर 100 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करने से, अच्छा ये जो 100 रुपया है ऑनर का है, ये ओवरऑल ओवरऑल, क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड है, और कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है? शेयर कैपिटल भी और मतलब इक्विटी भी और नॉन करंट लायबिलिटी। चाहे 100 रुपए आपने ऑनर का इन्वेस्ट किया हुआ है या आपने पैसे लेकर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो 100 रुपए के ऊपर आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? 17 रुपए। हायर बेस्ट या लोअर बेस्ट? अगर इसका डेफिनेशन लिखनी है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो आपने लिखना है बिजनेस जनरेट revenue of ₹17 for each या every ₹100 investment in capital। ये जो लफ्ज कैपिटल है ना, इसका मतलब सिर्फ ऑनर कैपिटल नहीं होता। ऑनर कैपिटल को इक्विटी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं जो पैसा लगाया, वो इक्विटी भी हो सकता है और वो लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है। हाँ जी, ये खत्म।
एसेट टर्नओवर रेशियो सिर्फ एक ही है, और ये तब ही लिखना अगर वो कहे तो। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लिखता है ना तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो कहता है ना एसेट टर्नओवर रेशियो बताओ, तो फिर ये आपने लिखा। लास्ट नंबर 4, इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये 3 होते हैं। एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको प्यार से ROCE भी लिखा जाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। असल रिटर्न किसे कहते हैं? रेवेन्यू सेल को कहते हैं, ये रिटर्न है। रिटर्न प्रॉफिट को कहते हैं। रिटर्न किसे कहते हैं? रिटर्न आपको वापसी में कितना मिला। मैं आप अक्सर मैं कहते, आप कहते जी मुझे यार कुछ 10,000 दे दे। मैंने कहा अच्छा मुझे रिटर्न में क्या मिले, मैं उसके ऊपर प्रॉफिट चाह रहा हूं कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। ये लिखा क्या हुआ है? रिटर्न किसके ऊपर? कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। मतलब जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया, अपना भी और उधार वाला भी, उसके ऊपर बिजनेस हमें क्या रिटर्न कर रहा है। आपको पता ये वाला रिटर्न कंपेयर किया जाता है मार्केट के रिटर्न से। मिसाल के तौर पर हम बिजनेस में ये रेशियो निकालते हैं। पहले फार्मूला लिख लो। इसका फार्मूला फिर क्या बनेगा? किसका ताल्लुक है? एक रिटर्न का ताल्लुक है और दूसरा, तो रिटर्न कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, क्योंकि ना तो इंटरेस्ट भी हमने लोगों को पे करना है और टैक्स भी दे देना है, तो बाकी प्रॉफिट ही हमारा रिटर्न बचेगा ना। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। एवरेज, हाँ इधर लेनी है, वो सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो में नहीं लेनी, बाकी हर जगह लेनी है, उसमें भी लेनी है। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये आपको ना एक टेंशन होगी कि 100 को कब मल्टीप्लाई करना है और कब नहीं करना। सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 100 मल्टीप्लाई होता है, सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, बाकी कहीं नहीं 100 मल्टीप्लाई होता। और 365 3 जगह पे मल्टीप्लाई होता है, होल्डिंग पीरियड, कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड। ठीक होगी बात? हाँ जी। उसके बाद अजय इसका आंसर अगर आ जाता है 20%, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूं तो रिटर्न मुझे मिलता है 20 रुपए। अगर बैंक आपको ये कह दे कि अगर आप मुझे 100 रुपया दोगे मैं आपको 25 रुपए सालाना दूंगा, तो हमें क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए या सूद खाना चाहिए? अभी आप मुसलमान ना बनो ना, अभी आप देखो, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। तो प्रॉफिट आपको कहां पर ज्यादा हो रहा है? बैंक में पैसे रखवाने से। ये आगे डिसीजन मेकिंग ऐसे ही तो कहते हैं कि अगर मार्केट में आपको रिटर्न देखें, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना तो बिजनेस ठप होना शुरू हो जाते हैं। अभी ये जो पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जाता है, भाई अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% हो गया, 10% हो गया, अभी 9-7 तक इंशाल्लाह चला जाए और जाएगा इंशाल्लाह। ये 23% था पहले। अब 23% का मतलब यह है कि अगर आप वो पैसा बैंक में जमा करवाते हो वो आपको 23% रिटर्न देगा, और अगर आप लोन लोगे तो आपको महंगा लोन मिलेगा, वो शायद 25% में मिलेगा। तो बिजनेस लोग क्यों करें? वो कहते हैं कौन से 100 रुपया रखो बैंक में, 23 रुपया खाते रहो, पता नहीं इतना प्रॉफिट होता भी है या नहीं। अब मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? इस टाइम 11% चल रहा है। अब आप अगर बिजनेस में यानी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है वहां रिटर्न आपको 12, 15 या 14% मिल रहा हो, और बैंक आपको कितना दे रहा है? 11 रुपए। और अगर आप लोन लेकर ही बिजनेस करोगे ना तो आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो 11% है, उसमें प्लस माइनस 2-3% हो जाएगा। तो फिर इस टाइम बिजनेस फेवरेबल चलेगा।
और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से आपके एसेट्स की वैल्यू भी तो बढ़ जाती है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो आपके बिजनेस की वर्थ भी बढ़ जाती है। आपको कम रेट पे लोन मिलते हैं, आप बिजनेस में पैसा लगाएं, महंगी चीजें बेचें, ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। और पाकिस्तान में तो एक अजीब नेगेटिव चीजें हैं कि जैसे आप इर्द गिर्द देखें कि काफी टाइम हो गया, साल 2 साल या 3 साल, ये अब आकर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है अचानक, पहले तकरीबन स्टेबल जा रही थी और लाइट का भी जो खर्चे थे वो भी स्टेबल ही जा रहे थे, लेकिन कीमतें इन्होंने बढ़ाते ही रहे। अभी बजट आया, अब बजट इंप्लीमेंट होना है, अभी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बजट इंप्लीमेंट जब होना है तो तब कीमतें बढ़ानी चाहिए ना, अभी उन्होंने ऐलान किया, लोगों ने कीमतें बढ़ा दी, मतलब जो चीजें उनके पास पड़ी थी उन्होंने महंगी बेचना शुरू कर दी। तो हम ओवरऑल जो एज अ नेशन है ना, उसमें मसला आ चुका है। ऊपर तो मसला है ही है, नेशन वाइज भी मसला है, हम खुद भी करप्ट हैं। जहां हमें कोशिश होती है ना कि जहां प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो हम दूसरे को नहीं देखते कि उसका फायदा या नुकसान है, हम अपना देखते हैं बस। अच्छा, इस 20% का मतलब क्या हुआ कि हर 100 रुपया बिजनेस में लगाने से, मैंने ये लफ्ज नहीं कहा कि ऑनर की तरफ से नहीं, 100 रुपया बिजनेस में लगाने से 20% का आपको रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक होगी बात। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तो फार्मूला ही, नाम ही फार्मूला है, दोनों ही। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या लिखोगे, एक ऊपर रिटर्न लिखो, नीचे इक्विटी लिखो, लेकिन इसमें रिटर्न कैसे लिखना है, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। इक्विटी में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। अच्छा, ये पी डिविडेंड कौन सा है, रिडीमेबल का या इररिडीमेबल का, इररिडीमेबल का, क्योंकि रिडीमेबल का तो पहले माइनस हुआ है। ठीक होगी बात। उसके बाद है रिटर्न ऑन एसेट, वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया, ये आफ्टर टैक्स है जी। अच्छा, उधर क्यों नहीं लिया, इसका एक जवाब तो है कि किताब में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में ना, ये जो इंटरेस्ट और टैक्स होता है ना, वो हमने या तो वो नॉन करंट लायबिलिटी वालों को देना होता है इंटरेस्ट, और टैक्स हमने गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। इक्विटी में जब हमारी जाती बात आ जाती है ना, तो वो टैक्स भी निकाल के और इंटरेस्ट भी सब कुछ निकाल के फिर हमारा हिस्सा बचता है। जब आपने देखे ना, ऊपर वाला कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड का तो आपका पैसा भी और लोन वाला भी, तो उन दोनों पे किसका हक है, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है ना, उस पर सबका हक है। फिर उसमें से जब सबका हिस्सा दे देंगे, टैक्स वालों को टैक्स दे देंगे, इंटरेस्ट वालों को इंटरेस्ट दे देंगे, जो बाकी बचेगा उसके ऊपर किसका हक है, सिर्फ इक्विटी होल्डर का। इसलिए इक्विटी के लिए हम पैड लेते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। नहीं, वो रिटर्न ओवरस्टेट नहीं हो रहा, रिटर्न तो जो मिलना है वो मिलना है, ये तो रेशियो है। ये तो हमने ये देखना है कि ये हर किसी को पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशियो इस बेस पे निकलती है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हायर है या लोअर है, और हायर बेस्ट होती है जी। रिटर्न ऑन एसेट, अच्छा, इसमें अक्सर स्टूडेंट जो आधे सोए आधे जागे होते हैं ना, गलती कर बैठते हैं, क्योंकि एक है एसेट टर्नओवर और एक है रिटर्न। जब टर्नओवर का लफ्ज आएगा ना, तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करना, वो सेल का जिक्र हो रहा है, और जब रिटर्न का जिक्र आए तो प्रॉफिट का जिक्र हो रहा है। और इसका फार्मूला क्या बनेगा, पीबीआईटी, इधर फार्मूला में 2 तो 5 कहीं आई नहीं। अच्छा, ये तो 4 के तीनों है, ये उसके हैं सारे इन्वेस्टर के। रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स या नॉन करंट एसेट। हम कौन से लिखेंगे, अगर वो बता देगा तो वही लिखेंगे, नहीं बताएगा तो टोटल एसेट लिख लेना।
वो कभी कभी क्या देता है कि आप ना रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट फाइंड करें, तो फिर रिटर्न डिवाइड बाय नॉन करंट एसेट। अगर वो कह दे तो नॉन करंट एसेट, नहीं तो आपकी मर्जी, नॉन करंट एसेट भी लिख सकते हैं, टोटल एसेट्स भी लिख सकते हैं। अब अगर इसका आंसर आ गया 10%, तो इसका मतलब क्या होगा? 10% का मतलब क्या होगा कि हर 100 रुपया एसेट्स में इन्वेस्ट करने पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट। देखो ना, जो एसेट्स खरीदोगे तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है, और वो एसेट थोड़ी है कि आपने घर लेकर जाने हैं, वो बिजनेस में इस्तेमाल होने हैं, उन्होंने भी तो रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो वो कहते हैं कि हर 100 रुपया बिजनेस के एसेट्स में लगाने से ना आपको 10 रुपए का, और जिस दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस वो कहता है कि जनाब वो अगर 100 रुपया एसेट्स में इन्वेस्ट करता है तो वो 12 रुपए कमाता है, दूसरा 10 रुपए कमाता है, तो बेस्ट कौन सा हुआ? 12 रुपए वाला। अब उससे क्यों ऐसा होता है? वो 12 रुपए क्यों कमा रहा है? हम, उसने भी 100 रुपया लगाया, हमने भी 100 रुपया लगाया। वो एफिशिएंसी से यूज करता है, वो अपनी लेबर को इफेक्टिवली यूज कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो सर पे खड़ा है, बंदे काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन पे कंफर्मेशन ले रहे हो, हाँ जी कितना काम हो गया, या दूसरा बंदा वो पूछता ही नहीं है। तो हर बंदे की लेबर की एफिशिएंसी में फर्क होगा, और लेबर एफिशिएंट नहीं होगी तो आपकी जो मशीन है वो कैसे एफिशिएंसी काम करेंगी एफिशिएंटली? स्पेयर कैपेसिटी को इस्तेमाल, बल्कि वो तो प्रोवाइड ही करेंगे ना जी। नहीं नहीं, ये या है, यहां पर या है। अल्लाहु अकबर। आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आप ना मेरे लिखने पे ना जाया करें, आवाज पे जाया करें। लिखा तो पता नहीं, मेरे हाथ पता नहीं क्या लिख देते हैं, ये हो जाता है कभी, तो मुझे खुद भी नहीं समझ होती कि जो मैंने लिखा है ये मैंने लिखा है, ऐसा हो जाता है। हाँ नहीं नहीं, ये मुझे कोई स्टूडेंट आकर बताता है। पहले ना मैं कुछ लेक्चर जब खुद से रिकॉर्ड करने होते हैं ना, उस वक्त तो कोई होता भी नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड कर दे, तो बाद में स्टूडेंट्स कह रहे होते कि सर आपने फलां जगह पे बोला ये था, लिखा ये था, तो क्या करना है, हमने बोलने वाला लिखना है या लिखने वाला लिखना है? तो फिर मैं कह दूं बोलने वाला, क्योंकि लिखने वाले का, क्योंकि अच्छा अब आए, ये सारे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के फार्मूले। कितने हैं टोटल पता है? 3 3 6 1 7 और 3 10। लेकिन पेपर में आपने 5 लिखने हैं। अगर वो कहता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बना, और अगर वो खुद से नाम ले लेकर कहेगा तो वो एज इट इज, वरना वो फिर कौन से 5 है जो आपका दिल करता है। और अगर आपने मेरा दिल करना मानना है तो मैं बता देता हूं। एक एनपी रेशियो, ये आई कैप भी है, मैं ये आई कैप की दिल की बात लिख रहा हूं। एक एनपी रेशियो, एक जीपी रेशियो, एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक रिटर्न ऑन इक्विटी, और एक रिटर्न ऑन एसेट। अगर वो कहता है ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फाइंड करें, तो ये आपने 5 लाजमी लिखने, और लिखने यही है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास, पेपर पूरा करना होता है हमने, तो ये 5 रेशियो लिखनी है। तो जी फार्मूले हमारे हो गए खत्म, ठीक है, यही फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, कोई नया फार्मूला नहीं है। हाँ, अगर कोई नया फार्मूला होगा ना, वो खुद नाम लिख देगा कि फला रेशो, फिर जो पहले लिखा हुआ है वो ऊपर लिख देना, जो बाद में लिखा हुआ है उसको नीचे लिख देना। जैसे अगर मैंने कहा कि वो कहता नहीं है ऐसा, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, वो क्या कहता है, सपोज एट रेंट डेटर रेशो, सपोज, तो रेंट ओवर डेटर। तो अगर कोई रेशो खुद से कहेगा तो वो इस तरह से बोलेगा, एवरेज डेटर। वो ये तो कहते नहीं, ये तो मजाक किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये इस रेशो, कोई बंदा ये रेशियो पढ़ के ना एनालिसिस करता है, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में जज करता है। परफॉर्मेंस से क्या मतलब है? प्रॉफिट लॉस, एसओपीएल को परफॉर्मेंस कहते हैं, और पोजीशन से क्या मुराद है? एसेट्स और लायबिलिटीज। क्या आपके पास कोई ऐसा जुगाड़ है
कि आप जानबूझ के गलत रेशियोज शो कर दो, ताकि उससे क्या हो, गलत रेशियो शो करने का क्या मकसद होता है, अच्छी परफॉर्मेंस शो करना एक्चुअल से। ऐसे जुगाड़ को पंजाबी में विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं इसे, विंडो ड्रेसिंग। पेपर में आपको सवाल आ सकता है, डिफाइन विंडो ड्रेसिंग, और मेथड भी बताएं कि किस किस मेथड से आप रेशो बेहतर दिखा सकते हो एक्चुअल से। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब अगर हम देखें तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब यह है कि ऐसे रूल्स और प्रोसीजर या प्रैक्टिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त करना कि बिजनेस की जो सिचुएशन है वो बेटर लगे एक्चुअल से। ऐसे रूल्स और प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना जिससे बिजनेस की सिचुएशन एक्चुअल से बेटर लगे। उसका का मकसद क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना या यूजर्स को मिसगाइड करना, कि जो यूजर्स है वो, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे बताओ लाइफ है आपके एसेट्स की 5 साल, सपोज आपने 10 साल लगा दी, क्या आपने कहा जी 10 साल लाइफ है, क्योंकि एस्टिमेट है ना, एस्टिमेट तो आप कोई भी कर सकते हो, एक्चुअल में 5 साल है वो, लेकिन आपने क्या 10 साल, क्या इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो आपकी एनपी रेशियो ज्यादा, जीपी रेशियो नहीं, एनपी रेशियो ज्यादा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा, रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा, तो आपके सारे रेशियो ज्यादा नजर आएंगे, वो तो बेटर लगेगी पोजीशन आपकी। आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम करते हैं ना, प्रोविजन भी एस्टिमेट ही होता है कि हो सकता है 4% ना मिले, आप कहते हैं हो सकता है 2% ना मिले, और आपने वो 2% किए ना, उसकी वजह से आपके डेटर ज्यादा नजर आएंगे क्योंकि प्रोविजन काम कर दी। अब डेटर ज्यादा होंगे तो उसका फायदा आपको कहां पर पड़ेगा, आपका फॉरेन करंट रेशियो से सही हो जाएगी, करंट रेशियो आपकी बेहतर नजर आएगी, हालांकि आपकी प्रोविजन ज्यादा है एक्चुअल, लेकिन आपने जानबूझ के, क्योंकि एस्टिमेट में तो गड़बड़ कर सकते हैं हम। और ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से हम विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं, वो हम कल इंशाल्लाह वो देखेंगे। आपने काम क्या करना है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया फार्मूलाज की हद तक, इसके रिमार्क्स अभी हमने पढ़ने हैं। कल जिसने तो पढ़ लिए ओके, जिसने नहीं पढ़े वो कल रिमार्क्स भी पढ़ के आएगा, और आपका जो पॉइंट है 2, 3 और 4, कल 3, 4 थे ना, अब हमारा 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो आपने इसकी अंग्रेजी भी पढ़ लेनी है, फार्मूले तो आप ना याद करें, वो मैं आपको बोर्ड पे लिखवा लूंगा, वो रहने दें, बस बोर्ड पे आकर लिख देना, ये काफी है, याद ना करना, सिर्फ बोर्ड पे आकर लिख देना, ठीक है। वो हमने प्रैक्टिस करवानी है, और फिर मैं रिमार्क्स भी इंशाल्लाह बोर्ड पे लिखवाऊंगा, फिर मैं उसको उर्दू में एक्सप्लेन करके लोगों को भी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। कि जो आप लिखते हैं ना, तो आई कैप की बर्दाश्त है ना, जो आपकी ऐसी अंग्रेजी को बर्दाश्त करता है,